नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है फिर से प्रैक्टिस करेंगे शाम को 6 बजे वाली क्लास में, ठीक। आज हम 25 प्रश्न, फिर 50 प्रश्न, फिर 125 प्रश्न आप लोगों को करवाना शुरू कर दिए थे डेली, लेकिन आज 60 ही प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और जो एक टॉपिक लेकर चलते हैं कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 60 प्रश्नों के बाद हमने कला जगत में प्रमुख या विषय वस्तु पे हमने कल चर्चा करी थी। शाम को भी हमने 6 बजे क्लास लगाया था, उसके पहले भी एक बार दिन में मैंने कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा है। फिलहाल जो लोग पढ़ेंगे उनका तो कल्याण निश्चित होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे 60 प्रश्नों के बाद चश्म चेहरा, किस शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता से प्रयोग किया गया। दूसरा हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध देवी देवताओं का वाहन, और टाइम बचा तो प्रमुख स्वर्ण काल, किस कला का स्वर्ण काल कब किसके समय था। तो ऐसे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, अखबार, प्रकाशन, स्तर, ये सब देखिए, मतलब आज ही नहीं, जो हम टॉपिक बना के चलेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे, क्या देख सकते हैं, यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर भी देखेंगे, कलाकारों की कुछ विधा तकनीकी देखेंगे, हैं, और क्या देख सकते हैं, ऐसे टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे। रागमाला पे एक दिन हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रमुख पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रमुख इमारतों के आकार, जितने भी प्रमुख प्रमुख इमारत है उनका आकार क्या है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, हैं। और बनी ठनी पर विशेष एक क्लास हम करेंगे, उस पे विधिवत बनी ठनी चित्र पर ही केवल, और उस पे नहीं। प्रमुख यूरोपवाद एवं उनके प्रवर्तक पर इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते रहेंगे, एक क्लास लेंगे। क्लास के साथ ही कुतुब मीनार पर विशेष चर्चा करेंगे मित्रों। किस पर? कुतुब मीनार पर विशेष चर्चा करेंगे, कहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। और आगे की बात करें तो और क्या आपके लिए, पुस्तक में चित्र, किस पुस्तक में कौन सा चित्र है, मूर्ति स्थापत्य की ऊंचाई, इस पर एक क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां से एक प्रश्न आ जाते हैं और लोगों के गलत हो जाते हैं। क्या मैंने बताया कि पुस्तक में, किस पुस्तक में चित्र कौन सा है, मूर्ति कौन सी क्या है, कितनी उसकी ऊंचाई है, ठीक। इससे प्रश्न आ जाता है, आया है, आएगा निश्चित रूप से। फिर हम लोग एक फिर से छोटा सा चर्चा कर लेंगे, हाँ, कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र हुआ, उसका स्थान, जो प्रसिद्ध चित्र है प्रागैतिहासिक का। फिर हम लोग कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हुए मंदिर एवं शैली पर चर्चा करेंगे, मंदिर और शैली पर चर्चा करेंगे। प्रमुख मंदिर एवं स्थान की चर्चा करेंगे हम लोग, प्रमुख मंदिर एवं स्थान की चर्चा करेंगे हम लोग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। डेली क्लास के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। एक और राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जहां से प्रश्न आते ही हैं, उस पे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक। और बेसिक कॉन्सेप्ट में महत्वपूर्ण नृत्य की चर्चा कर लेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। राम मंदिर पर पे भी हम चर्चा, शायद एक क्लास में मैंने किया ना, राम मंदिर पर भी चर्चा करेंगे। और जो नया सांसद बना है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी विषय बता रहा हूँ, क्या-क्या हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग लेकर चलेंगे। हाँ, कला में प्रमुख शब्दावली हम लोग चर्चा कर लेंगे। हुँ, और कुछ प्रमुख चित्र पे हम चर्चा कर लेंगे, जो यूरोपी चित्र आते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हुँ, यूरोपी कला से जो चित्र आ ही जाते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। और बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ एवं प्रतीक पे चर्चा करेंगे। और फिर कागज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
और लास्ट में राजस्थानी चित्रों के विभिन्न शैलियों में अधिकता से प्रयोग किए जाने वाले रंगों पर राजस्थान शैली का हाशिया बॉर्डर रंग, राजस्थानी शैली के नेत्रों की विशेषता पर भी हम ऐसे क्लास में चर्चा करते हुए चलेंगे मित्रों। तो आप लोगों को लग गया होगा कि हमारे साथ जुड़ने से ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जहाँ से आप लोग जो है भ्रमित हो जाए और आपका प्रश्न गलत हो जाए। तो सारे भ्रम हम दूर कर देंगे मित्रों। लिहाजा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, न तो सहयोग करते हैं। आते हैं, मैंने तो इतना तक कहा आप लोगों से कि आप अपने अगल-बगल यार, मित्र, दोस्त, फ्रेंड, जो भी अगल-बगल के हों, उनसे ही आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, उनके ही मोबाइल से। तो थोड़ा-सा होता है ना, एक हमारा फिगर मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती कि हाँ, कुछ बढ़ रहा है सब्सक्राइबर। तो हम ऐसे प्रश्नों के साथ आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम जो है काफ़ी कुछ आप लोगों की तैयारी करा देंगे, जहाँ से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना ही होना है। चलिए आइए देखें हम लोग पहला प्रश्न। राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन-सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? मेवाड़ उपशैली, बूंदी उपशैली, बीकानेर उपशैली या जयपुर उपशैली? राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन-सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित रही? जयपुर उपशैली से अधिक प्रभावित रही। मुगल लघु जो है जयपुर शैली से अधिक प्रभावित रही, क्योंकि मुगलों से इनके रिश्ते जो है हुए, इस वजह से इस पे प्रभाव कला क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। ठीक। दूसरा, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? प्रश्न इत्मीनान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? किशनगंज शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली, बसौली शैली? बताइए क्या हो जाएगा? कोटा शैली। क्या हो जाएगा? कोटा शैली। आगे चलें। देखिए कोटा शैली विषय वस्तु आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिस सेट में? आ रहा है, ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है। मैंने विषय वस्तु पढ़ाया आप लोगों को, क्लास जो है किया हूँ, उसको बार-बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार परीक्षा से पहले। लगातार 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, फिर जाके जो है लास्ट में 1-2 बार कर लेना जब एग्जाम डेट घोषित हो जावे। अगला प्रश्न, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद किस कला शैली से संबंधित हैं? दक्कन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली? तीसरा का आंसर बताइए सभी लोग। राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र का प्रयोग भारत सरकार द्वारा डाक टिकट में किया गया? कौन से प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र का प्रयोग भारत सरकार द्वारा डाक टिकट में किया गया? राधा बनी टनी, मारू रागनी, झोले पर कृष्ण, राजा अनुरुद्ध सिंह हाड़ा होना चाहिए, हीरा नहीं, राजा अनुरुद्ध सिंह हाड़ा। चौथा क्या हो जाएगा आंसर? राधा बनी ठनी पर जो है भारत सरकार द्वारा टिकट जारी किया गया था। आगे चलिए। इसको तो यार आप लोग कहें तो हम केवल टिक भी न लगाएं, प्रश्न पढ़ें और उसका आंसर जबान से बोलते चलें, लेकिन जब बार-बार आप सुनते हैं ना तो याद होता है। राजस्थानी लघु चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की चित्रकार कौन थे? नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, निहाल चंद और उत्कल राम? बहुत इजी प्रश्न है। निहाल चंद थे। कौन थे? निहाल चंद थे भाई साहब। महाराजा ... के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। किसके समय? किस राजा के समय? 1475 से 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। अनूप सिंह के समय, गज सिंह के समय, राव राय सिंह के समय या राजा केसरी के समय? आपको आंसर बताना है किसके समय।
मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी प्रभाव हावी होने लगा। तो राजा गज सिंह के समय मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। आगे चलिए। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी 1605 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी किस सन में? आपको आंसर बताना है। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी थी? सातों एक आंसर दीजिए। पाली रागमाला रचना काल बताना है। 1623 है। पाली रागमाला आरंभिक चित्र कब बना है? 1623। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब चित्रित हुई? 1623 ईस्वी में चित्रित हुई। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब बनी? 1623 ईस्वी में। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला कब चित्रित की गई? 1623 ईस्वी में चित्रित की गई। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय कहा जाता है? राजस्थानी, मुगल, मेवाड़, बूंदी, कौन कहा जाता है? आठवें का आंसर बताइए। विशुद्ध भारतीय शैली किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है। अगर मेवाड़ न हो यहाँ मित्रों, तब मैंने बताया है क्या होगा, तब आंसर क्या होगा? वहाँ मेवाड़ का स्थान मान लीजिए जैन आ जावे। अगर राजस्थानी, मुगल, बूंदी, मेवाड़ सब रहे तब क्या होगा बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोग हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, न तो शेयर कर रहे हैं। मैं एक एक प्रश्न की डिटेलिंग करूंगा। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दें, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर मैं लाइव आने लगूंगा। अब आप लोग कितना सहयोग करते हैं, कितना शेयर करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों को आपके सामने बढ़िया से क्लास करूंगा। एक एक मुद्दे पर, एक एक टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उस तरीके से पढ़ाएंगे कि फिर आपको जो कहता नहीं जाता रिवीजन ही करना पड़ेगा। नहीं तो कि याद रहता नहीं। लोग कहते हैं रिवीजन करो, रिवीजन। अरे रिवीजन क्या भैया, जो याद करोगे उसका तो रिवीजन होगा। जो याद ही नहीं है उसका रिवीजन चाहे आप सैकड़ों बार पढ़ो नहीं होगा। एक बार मन पटल पर, मानसिक पटल पर याद होना जरूरी है, तब जाकर रिवीजन काम करता है। कौन सा है? चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? मेवाड़ लघु चित्रण शैली से, मुगल लघु चित्रण शैली से, कांगड़ा लघु चित्रण शैली से, या बसोली लघु चित्रण शैली से? 9 में का बताइए। निसारदीन मेवाड़ लघु चित्रण शैली से संबंधित थे। कौन था? मेवाड़ लघु चित्रण से संबंधित थे कौन? निसारदीन। निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? मेवाड़ लघु चित्रण शैली से संबंधित थे। आगे चलें। गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? कपड़े पर टेम्परा, कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर तैल रंग, कागज पर पानी के रंग। सभी लोग आंसर करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब न किया हो मित्रों और क्लास देख रहा हो, तो अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लें। जो लाइक न किया हो अभी तक, लाइक कर लीजिए। गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? आंसर करना है। क्या है? कपड़े पर टेम्परा। गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? कपड़े पर टेम्परा है। क्या है? कपड़े पर टेम्परा है। गोपनीय बराबर कपड़े पर टेम्परा, गोपनीय चित्र बराबर कपड़े पर टेम्परा, गोपनीय चित्र बराबर कपड़े पर टेम्परा, गोपनीय चित्र बराबर कपड़े पर टेम्परा।
क्या इसके बाद भी आप लोग भूलेगा? इतनी बार रिपीट कर दिया जा रहा है। राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया? शिव, सती, राम, कृष्ण। आंसर बताइए 11वें का। राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया? सबको पता है कृष्ण जी का चित्रण किया गया। किसका? कृष्ण का। अगला प्रश्न 12वां, स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी? पाल, गांधार, उड़ीसा, मथुरा। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी? 12वां क्या हो जाएगा? गांधार। क्या हो जाएगा? गांधार शैली हो जाएगा इसका। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी? गांधार शैली। जैन चित्र जिसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी? जैन चित्र जिसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी? नेमिनाथ ऋषभनाथ का चित्र किस पर बनाया गया था? पूछ रहा है प्रश्न। ताड़पत्रों पर, कपड़े पर, लकड़ी पर, कागज पर। 13वां आंसर दीजिए। ताड़पत्रों पर। जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्रों पर बनाए गए थे। ऋषभनाथ चित्र किस पर बना? ताड़पत्र पर बना था। नेमिनाथ का चित्र किस पर बना था? ताड़पत्र पर बना था। ऋषभनाथ और नेमिनाथ का चित्र किस पर बना था? ताड़पत्र पर बना था। ये कैसे ग्रंथ हैं? चित्र हैं। जैन से संबंधित चित्रित ग्रंथ हैं या चित्र हैं। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? जैन लघु चित्रकला। शाहनामा, तूतीनामा, हमजानामा। 14वां का बताइए आंसर। जैन लघु चित्रकला जो है पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। जैन लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। जैन लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं। सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं। जैन शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं। जैन शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। बताइए 15वां का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? जैन शैली हो जाएगा। प्रथम पोथी चित्र कहाँ से मिले? जैन शैली से, विकल्प के अनुसार। 16वां मुगल शैली में हाजी मदनी द्वारा बनाया गया लघु चित्र है। हाजी मदनी द्वारा बनाया गया लघु चित्र कौन सा है? जहांगीर का स्वप्न, कबीर और रैदास, दारा सिकों की बारात, सोन नदी पार करते हुए बाबर। 16वां का आंसर बताना है। हाजी मदनी द्वारा कौन सा चित्र इसमें बनाया गया है? दारा सिकों की बारात। बताइए 16वां। दारा सिकों की बारात किसके द्वारा बनाया गया है? हाजी मदनी के द्वारा बनाया गया है। दारा सिकों की बारात चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? हाजी मदनी के द्वारा बनाया गया है। आगे चलिए। मुगल कला शैली में 17वां देखिए। मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थीं। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी?
मंसूर को, सिराजी को, दौलत राम को, केशवदास को। 17वां का आंसर बताइए सभी लोग। नादिर उल असर की उपाधि किसे मिली थी? मंसूर को मिला था नादिर उल असर की उपाधि। किसको? मंसूर को। किसको? मंसूर को। नादिर उल असर बराबर मंसूर। नादिर उल असर उपाधि बराबर मंसूर। नादिर उल असर उपाधि बराबर मंसूर। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन ने, मिस्किन ने, उस्ताद मंसूर ने, हाजी मदनी ने। 18वां का बताना आंसर आप लोगों मित्रों। अबुल हसन ने। मैडोना का चित्र, क्या? मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। किसने बनाया था? अबुल हसन ने। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? 19वां का आंसर बताना है। जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राइट। निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित चित्र को देखना है। अब चित्र चलिए, किसके जीवनी में सम्मिलित किया गया? यही चित्र है। निम्नलिखित चित्र को किसके जीवनी में सम्मिलित किया गया है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर। बताना है, आंसर बताइए। निम्नलिखित चित्र ये जो दिख रहा है बाज का, एक किसके जीवनी में सम्मिलित है? जहांगीर के जीवनी में सम्मिलित है। किसके? जहांगीर के जीवनी में। आगे चलिए। चित्रकला फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का क्या महत्व है? चित्रकला फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का क्या महत्व है? प्रयुक्त रंगों का वर्णन करने वाले शब्द, ऋतु का वर्णन करने वाले शब्द, बाज का वर्णन करने वाले शब्द, सम्राट का वर्णन करने वाले शब्द। 21वां का आंसर बताइए। बाज का वर्णन करने वाले शब्द। फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का क्या महत्व है? बाज का वर्णन करने वाले शब्द। फाल्कन एंड ऑन अ बर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का क्या महत्व है? बाज का वर्णन करने वाले शब्दों का महत्व है। ऐसे कुछ जोड़ो यार, न समझ में आओ रट डालो, क्या करोगे? अगर तैयारी करना है तो भैया समझ समझ के रट रट के, जो न समझ में आओ उसको रट के पढ़न याद कर लेना है। ठीक। 22वां बताइए। सचित्र ग्रंथ तारीख खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तारीख खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है यह ग्रंथ? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर, भारत कला भवन वाराणसी। 22वां का आंसर करना है, बताना है। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। तारीख खानदान तैमूरिया कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। तारीख खानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों के चित्रण को महत्व मिला? किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों के चित्रण को महत्व मिला? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। 23 का आंसर बताना है। किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय महत्व मिला।
किसके समय महत्व मिला सभी चित्रों का? अकबर के समय। ये देखिए फिर से आ गया। अरे यार, इसको पढ़ा चुका हूँ क्या? हैं? क्यों? हमको तो नहीं लग रहा है। 1 मिनट रुको यार। ठीक है मित्रों, इसको उसी चित्र से दूसरे टाइप का प्रश्न पूछा गया है। इसको पहले वाले क्लास में भी यह चित्र आया था ना। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। यह चित्र कौन सा चित्रकार है? ये गोवर्धनधारी चित्र है, देख लीजिए। इसका चित्रकार कौन है? ठीक। अब इसमें 4 विकल्प हैं। बसामान, मनोहर, मिस्किन, दसवंत। प्रश्न संख्या कौन सा है? 24 है। बसावन, मनोहर, मिस्किन, दसवंत। 24। इस चित्र का चित्रकार मित्रों मिस्किन है। गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रकार कौन है? मिस्किन है। गोवर्धनधारी चित्र का चित्रकार कौन है? मिस्किन है। आगे फिर से इसी चित्र, वही चित्र है। प्रश्न दूसरा है। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण एक मुगल लघु चित्र एक पांडुलिपि का जिसका नाम है। एक पांडुलिपि जिसका नाम क्या है? ठीक, समझ गए? चलिए देखिए, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण या शिव पुराण। मतलब जो गोवर्धनधारी जो चित्र बनाया गया है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रेरित होकर इस चित्र को चित्रण किया गया है? विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण। 25वां का आंसर बताना है। कहाँ से? हरिवंश पुराण से। 25वां क्या हो जाएगा? हरिवंश पुराण से। 25वां क्या हो जाएगा? हरिवंश पुराण से। आगे चलिए। हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए। अब्दुल समद सिराजी, हाजी मदनी, उस्ताद मंसूर, उस्ताद फकीरुल्लाह खान। 26वां बताइए। हुमायूं किस चित्रकार को आमंत्रित किया था? समझना यही है, उत्तर यही देना है। किसको किया था? अब्दुल समद को। अब्दुल समद सिराजी। ठीक। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ख्वाजा अब्दुल समद सिराज, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन या बेहजाद। 27 का आंसर बताना है। मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम क्या था? बेहजाद था। क्या था? बेहजाद। मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताना है। बताइए। बेहजाद। कौन है? बेहजाद। मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम क्या है? बेहजाद। क्या है? बेहजाद। आगे चलिए। बसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी? मैं नहीं, किया हो जाएगा। बसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी? बसली क्या है? कागज। फ्रिस्को चित्रण, कोलाज चित्रण, लघु चित्रण या बाटिक चित्रण। बताना है आप सभी को। 28 क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा? लघु चित्रण। क्या हो जाएगा? लघु चित्रण में प्रयोग किया जाता था। किसमें? लघु चित्रण में। अगला प्रश्न। राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या है? राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या है? जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक या टेम्परा। 29 का बताना है सभी को। टेम्परा था।
राजस्थानी लघु चित्रों की चित्रण की तकनीक क्या है? तकनीक क्या था? टेम्परा था। राजस्थान चित्रकला शैली के विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? राजस्थानी चित्रकला शैली के विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? ग्रीक पौराणिक कथाएं, मिस्र की चित्रलिपि, माया सभ्यता का या इस्लामी कला का? राजस्थान चित्रकला शैली के विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? ग्रीक पौराणिक कथाएं, मिस्र की चित्रलिपि, माया सभ्यता या इस्लामी कला? बताइए आप लोग। 30वां क्या हो जाएगा? इस्लामी कला का प्रभाव पड़ा। किसका? इस्लामी कला का प्रभाव पड़ा। राजस्थान चित्रकला शैली के विकास में विकास में किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो इस्लामी कला का प्रभाव पड़ा। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। बहुत ही इजी प्रश्न है, सबको आना चाहिए। पाल। आगे चलिए। भारत में लघु चित्रों के जनक रूप में किसे माना जाता है? एकदम इजी प्रश्न है। क्या हो जाएगा? पाल हो जाएगा। आगे चलिए। अगला प्रश्न, भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ किस शताब्दी में होता है? 9वीं शताब्दी ईस्वी या उत्तरार्ध 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध या 10वीं सदी ईस्वी का उत्तरार्ध? 33 बताना है। 10वीं सदी का उत्तरार्ध भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ। इसको जरा मित्रों आप लोग भी कंफर्म होइएगा। कहाँ से कंफ्यूज हो रहा है यार। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ कब हुआ है? तो जरा इसको चेक करना। ठीक, ये सही है गलत है? आगे चलो। अजंता गुफाओं के चित्र निम्नांकित में से कौन से हैं? गज जातक की कथाएं, मृत्युशैया पर राजकुमारी, द डार्क कॉम्प्लेक्स अप्सरा, श्याम बरड़ी अप्सरा, पद्मपाणी बोधिसत्व, यशोधरा और राहुल से बुद्ध का भिक्षा मांगना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। 34। गज जातक की कथाएं, ये तो है ही है। कहां से? अजंता में है। आगे कहाँ गया यार? आगे देखिए कौन सा और पूछ रहा है। ये तो भाई साहब है। मृत्युशैया पर राजकुमारी भी है, दोनों सही है। श्याम वर्णी अप्सरा या द डार्क कॉम्प्लेक्स अप्सरा, ये भी है। पद्मपाणी बोधिसत्व, ये भी है। यशोधरा और राहुल से बुद्ध का भिक्षा मांगना, ये भी है। तो सभी है यार। ABCDE कहाँ है? किसमें है? ए है। ABCD सभी है। ठीक, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चलो। त्रिमूर्ति मूर्त कला किसके रूप को दर्शाता है? त्रिमूर्ति मूर्त कला किसके रूप को दर्शाता है? आंसर करिए सभी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, किसको? 35 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? 36 पे आइए। घारापुरी धारापुरी के नाम से जाना जाता है। क्या धारापुरी के नाम से जाना जाता है? अगला, 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? अमरावती, धारापुरी, नागार्जुनी कोंडा या कार्ला? 37 पे बताइए क्या कहा जाता था? धारापुरी कहा जाता था।
कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, जोगीमारा गुफा में। 38 एलोरा गुफा में है। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा गुफा में है। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल? एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। कौन सा? अर्थुना मंदिर, एलोरा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, लिंगराज मंदिर। बौद्ध धर्म भी है। कौन सा ऐसा मंदिर है? जैन भी है, हिंदू धर्म भी, तीनों को समर्पित किया गया है। तीनों धर्मों से संबंधित कौन सा मंदिर है? 40वां एलोरा मंदिर है। तीनों गुफाओं का संगम कहाँ है? तरी। तीनों धर्मों का संगम कहाँ है? एलोरा में। बौद्ध, जैन, हिंदू। ठीक। अगला, जैन मूर्ति कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती है? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? एलोरा, सित्तनवासल, बाघ, बादामी। 41 पे आइए मित्रों, क्या हो जाएगा? सित्तनवासल गुफा में। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? सित्तनवासल गुफा में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? सित्तनवासल गुफा में मिलती हैं। अगला प्रश्न, सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? राजा सुबंधु, राजा कश्यप, पुलकेशियन द्वितीय, राजा सुभाव। सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? 42 राजा कश्यप से संबंधित है। सिगरिया गुफा किससे संबंधित है? राजा कश्यप से संबंधित है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितिंदान मजूमदार, J.M. अहिवासी। 43 क्या हो जाएगा? J.M. अहिवासी। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? J.M. अहिवासी ने बनाए हैं। किसने बनाया है? J.M. अहिवासी ने। बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? 9, 6, 8, 10। बहुत ही इजी प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आए हैं, और ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 9 गुफा है। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफा हैं। अब ये बताना है बाघ की कितनी गुफाओं में चित्र है। बाघ के आप लोगों से प्रश्न है, कितने गुफाओं में चित्र है और कितनी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। चित्र कितने गुफाओं में है, नष्ट कौन कौन सी गुफाएं हो गई हैं, ये बताना है। आगे चलिए, बाघ गुफाएं किस किस जनपद में है? दमोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद, धार जनपद। देखिए, जैसे जब मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर आ रहा है तो उत्तर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप लोग भी नोट करिए बताने के लिए, तभी मैं बता दूं। आप अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालेंगे, अपने मेमोरी को रिकॉल ही नहीं करेंगे। बीच बीच में काहे पूछता रहता हूँ, उससे मेमोरी रिकॉल होता है। आप अपने ब्रेन पर जो है जोर डालते हो, वह उसको मजबूर करते हो सोचने के लिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, रिकॉल होता है। और जब याद हो, दोबारा रिकॉल, बार बार रिकॉल करेंगे तो हमेशा वो याद हो रहता है। फिर बताइए सभी लोग, कितनी गुफाओं में चित्र हैं, कितनी गुफाएं नष्ट हो गई हैं? अगला प्रश्न, बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दमोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद या धार जनपद? 45वां का आंसर बताना है। धार जनपद में है। कहाँ है? बाघ गुफाएं कहाँ है? धार जनपद में है। कहाँ है? धार जनपद में है। आगे, मोलाराम चित्रकार थे किस शैली के? मोलाराम किस शैली के चित्रकार थे?
कांगड़ा के, बसोहली के, गुलेर के, गढ़वाल के। 46 का आंसर दीजिए। गढ़वाल के। मौलाराम चित्रकार थे गढ़वाल के। मौलाराम चित्रकार थे गढ़वाल के। मौलाराम चित्रकार थे गढ़वाल के। राजा हरिश्चंद्र 1405 में भारतीय चित्रकला कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताएं। कुछ कट रहा है क्या यार? राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताएं। जम्मू, गढ़वाल, गुलेर, चंबा। 47 क्या हो जाएगा? गुलेर हो जाएगा। 47 क्या हो जाएगा? गुलेर। राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताएं। कांगड़ा शैली का उद्भव स्थल गुलेर। कांगड़ा शैली का उद्भव स्थल क्या था? गुलेर। गुलेर था। 48 कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। परखो, लक्ष्मणदास, फत्तू, खुसाला। राजा संसार चंद के दरबार का निपुण कलाकार कौन माना जाता था? 48 पाइए। विकल्प के अनुसार परखो। विकल्प के अनुसार परखो। बाकी क्यों मैं नहीं कह रहा हूं? कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार कौन था? परखू था। आगे चलें। कांगड़ा शैली की खूबसूरत भारतीय पेंटिंग राग मेघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पढ़िए प्रश्न। कांगड़ा शैली की खूबसूरत भारतीय पेंटिंग राग मेघ क्या है? राग मेघ किस शैली किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली का चित्र है। राग मेघ किस शैली का चित्र है? बताइए। राग मेघ किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली का चित्र है। अब ये बताना राग मेघ शैली कथन, राग मेघ चित्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी पृष्ठभूमि में प्रांगण में सफेद मंदिर है। चलिए दूसरा देखते हैं। अभी एक एक काटेंगे। राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया है। सही है या गलत है? आकाश काले गरजते बादलों से ढका है। अगला, भगवान कृष्ण को शंख बजाते दिखाया गया है। अब ये देखना है राग मेघ में कौन से कथन सही है, कौन से नहीं है। सब जानकारी हो ना, पहले पता होना चाहिए ना राग मेघ का कथन कौन कौन है, और जो नहीं है अपने आप दिख जाएगा। 49 का जिसको आ रहा है आंसर बताइए। बताइए 49 का किसको किसको आ रहा है? राग मेघ का तो जो है इसकी पृष्ठभूमि में प्रांगण में सफेद मंदिर है। राग मेघ के चित्र में ये तो है सही। ये राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया है, भी इस पे विचार करना है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आकाश काले गरजते बादलों से ढका है, ये तो है सही है। ये राग मेघ चित्र की विशेषता है। आकाश काले गरजते बादलों से ढका है। अगला, भगवान कृष्ण को शंख बजाते दिखाया गया किस चित्र में? राग मेघ में। ये तीनों तो क्लियर है। राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया है, ये गलत है। ठीक, चलिए आगे। 50वां, बसोहली चित्रकला के प्रथम और प्रमुख आश्रयदाताओं में कौन था? बसोहली चित्रकला के प्रथम और प्रमुख आश्रयदाताओं में कौन था? राजा कृष्णपाल, राजा भोगपाल, राजा भूपतपाल, राजा संग्रामपाल।
बसोहली चित्रकला के प्रथम और प्रमुख आश्रयदाताओं में कौन सा राजा था? 50वां का आंसर बताना है। राजा कृष्णपाल थे। कौन थे? राजा कृष्णपाल थे। बसोहली चित्रकला के प्रथम, क्या देखना है? प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में कौन राजा था? बताना है। कौन था? राजा कृष्णपाल थे। बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाता राजाओं में कौन था? राजा कृष्णपाल थे। बसोहली चित्रकला का प्रथम आश्रयदाता राजा कौन था? राजा कृष्णपाल थे। अगला, पहाड़ी राज्यों का पहला एवं लघु चित्रकला का सबसे अधिक प्रभावकारी उदाहरण मिलता है? मानकोट से, बसोहली से, बिलासपुर से या नूरपुर से? पहाड़ी राज्यों का पहला एवं लघु चित्रकला का सबसे अधिक प्रभावकारी उदाहरण मिलता है, कहाँ मिलता है? मानकोट से, बसोहली से, बिलासपुर से, नूरपुर से। 51 बसोहली शैली से मिलता है। पहाड़ी राज्यों का पहला एवं लघु चित्रकला, पहला, पहाड़ी क्या पूछ रहा? पहाड़ी राज्यों का। क्या और जाना चाहता? पहले एवं लघु चित्रकला का सबसे अधिक प्रभावकारी उदाहरण बसोहली से मिलता है। पहला पूछ रहा है और प्रभावकारी भी पूछ रहा है, तो पहला शब्द जुड़ गया तो बसोहली हो जाएगा। 51 राइट। चलो, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? बसोहली, मेवाड़, कांगड़ा, गुलेर। अभी बताना है पहाड़ी से संबंधित नहीं है। 52 अगर आपको पहाड़ी शैली याद होगा तो पता चल जाएगा कि पहाड़ी शैली कौन सा नहीं है। जिसको जिसको याद होगा उसको पता चल जाएगा। ठीक, 52 का बताना है आपको आंसर। बसोहली तो पहाड़ी है, कांगड़ा भी पहाड़ी है, गुलेर भी पहाड़ी, मेवाड़ क्या है? यहाँ का नहीं, जयपुर राजस्थान का है। ठीक, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियां हैं। दक्षिण लघु चित्र शैली की 4 उपशैलियां कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट आंसर बताओ यार, आप लोग बहुत रिवीजन कर चुके हैं। बताओ। 53 बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, यही है। आगे चलो, इन सबको तो रटा होना चाहिए जबान पे। राग हिंडोला नामक चित्र किस दक्कन शैली से संबंध रखता है? राग हिंडोला नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किस दक्कन शैली से? राग हिंडोला नामक चित्र है कौन सा? राग हिंडोला नामक चित्र किस दक्कन शैली से संबंधित है? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, अवध। 54 का आंसर बताइए। 54 का अहमदनगर से। किसका है? अहमदनगर से। किससे संबंधित है? अहमदनगर से। कौन सा चित्र? राग हिडोला नामक चित्र। कौन सा चित्र? राग हिडोला नामक चित्र किससे संबंधित है? अहमदनगर से। राग हिडोला नामक चित्र किस दक्कन शैली से संबंधित है? राग हिडोला चित्र अहमदनगर दक्कन शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सी दक्कनी उपशैली को अली आदिल शाह प्रथम और उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम दुत्ती ने संरक्षण दिया था? कौन सी दक्कनी उपशैली को अली आदिल शाह प्रथम ने और उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम दुत्ती ने संरक्षण दिया था? गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद या अहमदनगर? 55 बीजापुर। क्या हो जाएगा आंसर? बीजापुर राइट आंसर। पूछ रहा है कौन सी दक्कनी उपशैली को, किस दक्कनी उपशैली को अली आदिल शाह और उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम दुत्ती ने भी संरक्षण दिया था? तो बीजापुर को दोनों लोगों ने संरक्षण दिया था। कौन कौन? अली आदिल शाह और इब्राहिम दुत्ती, दोनों जो है बीजापुर को संरक्षण दिया था।
अच्छा 60 तक देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है कुछ सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न, जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता थी? जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता थी? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, जैन लघु चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला। 56। मुगल चित्रकला। क्या होता है? मुगल चित्रकला। अगला, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? 57। कारखाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारखाना। 3 प्रश्न और है, फिर आप लोगों को जो एक टॉपिक लेकर चलते हैं जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी आपको बताया था क्या चर्चा करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या भारत इस्लामिक वास्तुकला में पृष्ठ सजावट मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया? प्रश्न फिर से समझिए। क्या भारत इस्लामिक वास्तुकला में पृष्ठ सजावट मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया है? ज्यामिति और बेल बूटे, वनस्पति मूल भाव, अलंकार पूर्ण मूल भाव, अलंकरण पूर्ण लेखन। बताइए। 58 क्या हो जाएगा? अलंकरण पूर्ण मूल भाव। प्रयोग मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया था। 59 सम्मिलित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ताजमहल, आगरा किला, रॉक गार्डन या अजंता। 59 ताजमहल। सम्मिलित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ताजमहल। सम्मिलित, देखिए शब्द ये आएगा, सम्मिलित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल है। शीर्षक दारा सिकोह की बारात चित्रित लघु चित्र में दारा सिकोह कौन है? दारा सिकोह की बारात चित्र है। चित्रित लघु चित्र में दारा सिकोह कौन है? जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा, बाबर का भाई या अकबर का भाई। 60 क्या था? शाहजहां का बेटा था। दारा सिकोह कौन था? शाहजहां का बेटा था दारा सिकोह। ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे मित्रों? क्या चर्चा किए थे? चश्म चेहरा। 5-6 प्रश्न है, बस 5-6 लाइन। चश्म चेहरे पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ पर? चश्म और चेहरे की चर्चा करेंगे। आप लोग मेरा सहयोग करिए न करिए, आप लोगों को क्लास हम पढ़ाते रहेंगे मित्रों। चाहे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए शेयर करें या न करें, क्लास चलता रहेगा। ठीक। क्लास में कोई फीस नहीं लिया जाता, निःशुल्क। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर हम आपके सामने जो है लाइव आ जाएंगे और ठीक ठाक कंटेंट के साथ। ठीक। चश्म चेहरा पर चर्चा करते हैं। प्रश्न हम करेंगे, उत्तर आप लोगों को देना है। क्या? चश्म चेहरा पर हम लोग चर्चा करेंगे। चश्म चेहरा। ठीक। चलें। एक चश्म चेहरे का प्रयोग कहाँ किया गया? एक चश्म चेहरे का प्रयोग अधिकता से कहाँ किया गया? प्रश्न यही है।
एक चश्म। आंसर बताइए। एक चश्म चेहरा का प्रयोग किस शैली में अधिकता से किया गया है? बताना है। सभी लोग बताइए। क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली में। कहाँ? राजस्थानी शैली में। राजस्थानी में। पहाड़ी में। कहाँ? पहाड़ी में। और कहाँ? मुगल में। और कहाँ? मुगल में। एक चश्म चेहरे का प्रयोग कहाँ किस किस जगह किया गया है? राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल में। चलिए डेढ़ चश्म पे चर्चा करते हैं। डेढ़ चश्म चेहरा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है? जिसको जिसको आ रहा है बताइए। डेढ़ चश्म चेहरा कितना? डेढ़ चश्म चेहरा। चश्म चेहरा। चेहरा अधिकता से कहाँ प्रयोग किया गया है? सभी लोग बताइए। कहाँ किया गया? कंपनी शैली में। कहाँ किया गया? डेढ़ चश्म चेहरा कंपनी शैली में। कहाँ किया गया? कंपनी शैली में। आगे चलें। पौने दो चश्म चेहरा बताइए। पौने दो चश्म चेहरा। पौने दो चश्म चेहरा बताना है। पौने दो चश्म चेहरे का प्रयोग अधिकता से कहाँ किए गए? पौने दो चश्म। पौने दो चश्म चेहरा का प्रयोग अधिकता से कहाँ किया गया? चेहरा इसे समझ लो यार। कहाँ किया गया? जिसको जिसको आ रहा है मित्रों कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। कहाँ कहाँ किया गया था? ईरानी शैली में। कहाँ? ईरानी शैली। और दूसरा कौन सा है? ईरानी शैली। दूसरा बताइए। सित्तनवासल गुफा में। कहाँ? सित्तनवासल गुफा चित्रों में। सित्तनवासल गुफा चित्रों में। पौने पौने लिखा हूँ यार, पौने कर दो। बताइए। पौने दो चश्म चेहरे का अधिकता से प्रयोग ईरानी शैली और सित्तनवासल गुफा में किया गया है। गुफा चित्रों में किया गया है। पौने दो चश्म चेहरे का अधिकता से प्रयोग कहाँ किया गया है? ईरानी शैली सित्तनवासल के चित्रों में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं। एक हो गया, डेढ़ हो गया, पौने दो हो गया। अब हम दो की चर्चा करेंगे। अब हम क्या चर्चा करेंगे? दो की चर्चा करेंगे। सवा दो दो चश्म चेहरा का प्रयोग कहाँ देखा गया या किया गया है? दो चश्म चेहरे का प्रयोग। दो चश्म चेहरे का प्रयोग कहाँ दिखता है? दो चश्म चेहरा। दो चश्म चेहरा का प्रयोग कहाँ दिखता है अधिकता से? जिसको आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसको ना आ रहा हो मेरे बताने के बाद आंसर दे, लेकिन आंसर देना जरूरी है, लिखना। कहाँ? दो चश्म चेहरा कहाँ मिलता है देखने को? पल्लव शासन काल में। कहाँ? पल्लव शासन काल में। पल्लव शासन काल में या पल्लव शासक के समय दो चश्म चेहरा का प्रयोग कहाँ की ये देखने को मिलता है? पल्लव शासन काल में। दो चश्म चेहरे का प्रयोग अधिकता से कहाँ मिलता है? पल्लव शासन काल में।
हाँ, चलिए एक बार दोहरा दे रहे हैं आप लोगों को। 1 चश्म चेहरा राजस्थानी पहाड़ी मुगल शैली में, 1.5 चश्म चेहरा कंपनी शैली में, 2.25 चश्म चेहरा ईरानी शैली चित्तनवासल गुफा में, 2 चश्म चेहरा पल्लव शासक, 1.25 चश्म चेहरा जैन शैली में, 1.25 चश्म, हाँ एक चीज भूला था, 1.25 चश्म कहाँ है? 1.25 चश्म कहाँ है? 1.25 चश्म बताना है, यहीं लिख दे रहा। 1.25 चश्म क्या है? 1.25 चश्म, 1.25 चश्म चेहरा कहाँ देखने को मिलता है? बताइए, 1.25 चश्म चेहरा कहाँ देखने को मिलता है? जैन शैली में। कहाँ? जैन शैली में। 1.25 चश्म चेहरा कहाँ? जैन शैली में। 1.25 चश्म चेहरा कहाँ? जैन शैली में। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों प्रत्येक प्रैक्टिस क्लास में एक जो है टॉपिक हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, जहाँ से हमेशा परीक्षा में एक एक नंबर के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो ऐसे भी विषय को हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ लेकर चल रहे हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कम से कम अपने अगल बगल यार मित्र दोस्त फ्रेंड इन सब के मोबाइल पे जाकर यूट्यूब खोलकर विक्रम एकेडमी 99 IS को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराइए मित्रों। और अभी तक जो लाइक ना किया हो कर लीजिए, जो सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मेरे साथ बोलिए, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अगला क्लास फिर से हम लोग किसी विशेष टॉपिक पर ऐसे लेकर उपस्थित होंगे प्रैक्टिस सेट के साथ।